नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना को लेकर। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से भी, टेलीविज़न के माध्यम से भी कि जिस प्रकार से देश में इस योजना को लेकर माहौल बना हुआ है वो चिंताजनक तो है, उसे हम उचित नहीं ठहरा सकते। हाँ, जो युवा साथी विरोध कर रहे हैं तो विरोध का एक तरीका होता है, अहिंसात्मक तरीका होता है, संवैधानिक तरीका होता है। उसी के माध्यम से हमें अपना विरोध करना चाहिए। आपको पता होगा कि भगत सिंह के ने जो एक स्टेटमेंट, आपको अगर याद हो, भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति जो है वो हथियारों से नहीं, विचारों की धार से आती है। हथियार पे धार चढ़ाने से क्रांति नहीं होती। अपने विचारों को सुदृढ़ कीजिए, तब जाके क्रांति होगी। तो भगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के लोग भी अंत में क्रांति में जो उन्होंने जो रास्ता चुना था उसको छोड़कर वो फिर से अहिंसात्मक रास्ते की बात करते हैं। तो हमें मानना होगा कि हमें भी उन रास्तों की ओर ध्यान देना चाहिए जो संवैधानिक रूप से, कानूनी तौर पर सही है। अब बात आती है इस योजना की। बात करते हैं कि ऐसा इस योजना में आखिर है क्या। किसी भी चीज़ का बिना सोचे समझे और या फिर क्षणिक रूप से उसका मूल्यांकन करके विरोध शुरू कर देना ठीक नहीं है। और किसी भी योजना पर आंख बंद करके भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें किसी भी चीज़ के बारे में उसके दोनों पहलुओं को देखकर उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो अभी तो भारत सरकार ने इस योजना को सामने लाया था, एक प्रारूप सामने रखा था, उस पर विचार मंथन होता, उसके बाद उसको लागू किया जाता। लेकिन जिस प्रकार से देश में माहौल बना हुआ है तो सरकार भी जल्दबाजी कर रही है कि इस योजना को लागू कर दें। चलिए उससे पहले इस योजना को जानते हैं कि इस योजना में आखिर में है क्या और कौन कौन से बिंदु है जिन पे ऊपर जो है वो विरोध हो रहा है, और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है कि योजना में थोड़ा सा अगर सुधार कर दिया जाए तो वो योजना और अच्छी हो सकती है। देखिए साथियों, जब भी कोई योजना बनती है तो उसको 3 दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। पहला दृष्टिकोण है मानवीय दृष्टिकोण, दूसरा होता है आर्थिक दृष्टिकोण, तीसरा है कि जिस क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस क्षेत्र पर, उस योजना का। मानवीय दृष्टिकोण, जब हम अग्निपथ योजना को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण से ये थोड़ी सी सकारात्मक भी है और थोड़ी सी नकारात्मक भी है। जो विरोध हो रहा है वो इस बात पे लेके हो रहा है कि 4 साल के बाद में युवा क्या करेगा। इसमें जो उम्र जो रखी गई है वो 17.5 साल से जाकर 21 साल के बीच में, और आज भी एक आदेश जारी हुआ है जिसको बढ़ाकर 2 साल का और बढ़ा दिया गया, 23 साल कर दिया गया है। तो साथियों, बात ये है कि जब 4 साल आप काम करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे। बात भी ठीक है, विरोध होना भी चाहिए कि एक युवा मेहनत करके एक जॉब लेता है, सरकारी नौकरी इसलिए लेते हैं लोग कि वहाँ स्थायित्व है, बाकी ज़्यादा वेतन तो नहीं है लेकिन स्थायित्व है। वहाँ आपको एक गारंटी मिलती है अपने जीवन को जीने की कि भाई हम आपको आजीवन आपका सहारा बनेंगे। तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरह इतने उत्सुक होते हैं। दूसरी बात ये है कि 4 साल के बाद हम करेंगे क्या, तो इसको इतना नेगेटिव रूप से भी नहीं लेना चाहिए। अगर 17.5 साल का युवा, 18 साल का युवा सेना में भर्ती होता है, इस योजना में भर्ती होता है, तो वो 22 साल का होगा तब तक वो रिटायर हो जाएगा। तो उसके पास में एक अच्छा खासा फंड होगा। अगर हम बात करेंगे तो कम से कम वो फंड अगर सामान्य रूप से देखने जाए तो 25 से 30 लाख का बैठता है, क्योंकि 12 लाख रुपए समथिंग लगभग वो तो उसको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएंगे, बीच में तनख्वाह मिल रही है वो, उसके अलावा अलग बेनिफिट मिलेंगे। योजना है तो लाभदायक। इस योजना को आप नकारात्मक बिल्कुल नकार नहीं सकते कि बिल्कुल ही घटिया योजना है, वो नहीं है। दूसरा है कि इसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर आप कुछ क्षति वगैरह होती है तो उसके अलावा भी प्रावधान किए गए। बीमा पॉलिसियाँ भी इसमें जुड़ी हुई है, लगभग करोड़ रुपए का बीमा है, 48 लाख का, एक 44 लाख का है कि अगर कोई जो अग्निवीर है, जिसको इस योजना में अग्निवीर बोला गया है, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको इस प्रकार का जो बीमा है वो मिलेगा, जिसमें 48 लाख का, एक 44 लाख का है। तो साथियों, मानवीय दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन एक इसका नकारात्मक पॉइंट ये है जिस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें पेंशन नहीं दी जा रही है, तो एक स्थायित्व नहीं है। पहली बात तो ये, इसको तो हम स्वीकार करते हैं कि इस नौकरी में स्थायित्व नहीं है, आपको 4 साल बाद में दूसरा काम करना है। तो मेरा ये मानना है कि जब एक जो रेगुलर आर्मी मैन है वो 15 साल की सर्विस के बाद में राजस्व गवर्नमेंट सेक्टर में आता है और अपनी जॉब करता है, उसको पेंशन मिलती है। मान रहा हूँ कि पेंशन मिलती है, और इसके बाद भी वो करता है, गवर्नमेंट जॉब में करता है, अदर एक्टिविटीज़ में करता है, जिससे वो अपना व्यवसाय भी चलाते हैं लोग। तो बात यह है कि एक 22 साल का युवा जिसके पास में अच्छा खासा फंड है, और वैसे भी 22 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन करते हैं, मेरा मानना है कि 22 साल की उम्र में आपका ग्रेजुएशन ही पूरा होता है, आप उसी समय एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार होते हैं। तो बात यह है कि इसको इतना भी नकारात्मक रूप से न लिया जाए और थोड़ा सा इसको सकारात्मक रूप से लें। लेकिन बात यह कि अगर वो अग्निवीर शहीद हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करेगी गवर्नमेंट?
केवल 1 करोड़ रुपए देने से 44 लाख और 48 लाख रुपए के 2 बीमे आप इसको दे दोगे उसके परिवारजनों को, तो उससे तो गुजारा नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट जो इसका वीक पॉइंट है कि यहाँ तक ठीक है, अगर कोई अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवा पूर्ण करता है, उसको रिटायरमेंट मिल जाता है उसको, और 11 लाख 12 लाख रुपए मिल जाते हैं, वेतन मिला, उसके अलावा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और गवर्नमेंट की जॉब में वरीयता भी मिलेगी, यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। बात यह कि अगर कोई सैनिक जो है अग्निवीर है वो शहीद हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो मेरा मानना है कि इसमें एक पॉइंट जोड़ देना चाहिए, और वो पॉइंट ये है कि अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो फिर उसके परिवार को पेंशन मिलेगी बाकायदा, और वो पेंशन उसके मदर या फादर, और अगर शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलनी चाहिए, और एक सरकारी जॉब, उसके बदले में एक सरकारी नौकरी अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है तो इससे योजना में एक अच्छा सा एक मोटिवेशन भी रहेगा कि अगर कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार की सार संभाल जो है वो सरकार करेगी, और एक अग्निवीरों में भी मोटिवेशन होगा कि चलो हमें 4 साल तक जॉब करनी है, उसके बाद हमारे पास में अच्छा खासा फंड होगा, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। 22-23 साल का अगर युवा रिटायरमेंट होके इतने सारे फंड के साथ में आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इसका अपन आर्थिक देखें तो गवर्नमेंट को बेनिफिट है इससे, क्योंकि पेंशन के रूप में गवर्नमेंट बहुत सारा फंड खर्च करती है, तो एक तो ये मामला हो गया। लेकिन आर्थिक रूप से एक युवा जो है, इसकी उम्र 22 साल है, उसको 15-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये भी ठीक है। हम एक बात, अब जो बात विचारों में जो एक बात फैल रही है वो ये कि 4 साल में आप किसी को मरने के लिए सीमा पे भेज रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो सीमा पे जाना चाहता है तो 4 साल ही आपको सर्व करना है वहाँ पर, उसके बाद आपकी लाइफ है आपके पास में, आप उस लाइफ को अपने ढंग से सेट कर सकते हैं, आपके पास में पैसा होगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपको खींच के नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर आपको खींचा नहीं जा रहा है, आप वहाँ जा रहे हैं अपनी इच्छा से जा रहे हैं। आपको अगर शर्तें पसंद नहीं है, तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में मान लीजिए जा रहे हैं और वहाँ पर आप शर्त आपको पसंद नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? जॉब छोड़ देंगे, आप उस जॉब को करेंगे ही नहीं। तो ठीक यहाँ पर भी लागू होता है। लेकिन जो सैनिक बन, और उसके अलावा दूसरी जो रेगुलर आर्म फोर्स है उसमें तो जो आर्मी है, तीनों सेना में अलग से भर्ती तो हो रही है, उसमें से 25% लोग भी उसी आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे उस सेक्टर में। तो बात ये नहीं है कि हम उसका विरोध नहीं करें, योजना ठीक है, उसमें कुछ बिंदु ऐसे जिसमें संशोधन होना चाहिए। दूसरा है कि सुरक्षा के रूप में अगर हम बात करें कि ये सुरक्षा से संबंधित योजना है, तो तीसरा जो हम दृष्टिकोण देखते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी हमें एक वीक पॉइंट मिलता है ये कि भाई 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी बंदे को, अगर अग्निवीर को आप भेज रहे हैं सीमा पर, तो वो थोड़ी उसकी वीक पॉइंट है कि 6 महीने में ट्रेंड नहीं हो सकता। वहाँ आपको सामने गोलियों का सामना करना है, वहाँ आपको भिड़ना है, आपको आतंकवादियों से भिड़ना है। आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ आपको 6 महीने का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं हो सकता आपको। और जब तक 4 साल में बंदा जो अग्निवीर सीखेगा तब तक वो रिटायर्ड हो जाएगा, तो उसके पास कम अनुभव है और उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम एक ऐसी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर सके, वहाँ पर लड़ सके और सुरक्षा कर सके, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। केवल उसकी स्वयं की ज़िंदगी ही वहाँ दांव पर नहीं है, पूरे देश की ज़िंदगी, पूरे देश की सुरक्षा वहाँ पर दांव पे लगी हुई है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी विचार करना चाहिए कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त है, क्योंकि एक शिक्षक बनाते हैं तब भी आप कम से कम 2 साल की, आप डॉक्टर बनाते हैं तो 5 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग, और वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे तर्कसंगत महसूस नहीं हो रही। तो साथियों, बात इतनी ही मैं कहना चाह रहा था कि ठीक है कि योजना का विरोध होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से देश में हालात बने हैं वो सही नहीं है। संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। और उसके अलावा ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट बात नहीं मानती है, किसानों की बात भी मानी गई थी, और भी कई मुद्दों पर बहुत सारे जो आंदोलन हुए उनकी बात मानी जाती रही है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन संशोधन दोनों ही पक्षों को ध्यान रखना चाहिए, आर्मी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि और कौन से वीक पॉइंट है इसको सुधारा जाए, और जो युवा छात्र है जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि, और मांगे रखनी चाहिए कि भाई इसमें ये योजना ठीक है, इसमें ये सुधार है वो किए जाए। तो मेरा तो एक ही सुझाव था मुख्य रूप से कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पेंशन दी जाए और एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए, उसमें वरीयता दी जाए, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक आम फौजी जो है जो लंबी सर्विस करते हैं उनको सुविधा मिलती है, वो सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। साथियों, एक गवर्नमेंट ने जो गलती की है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने एक अग्निवीर को सेना से अटैच कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते ही नहीं होंगे BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सीमा की सुरक्षा कर रही है।
हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसको एक अलग कैडर बना देते, मान लीजिए अग्निवीर को एक अलग अग्निपथ जो योजना है इसको अलग कैडर बना लेते, फिर सेना के आर्मी के साथ में इसको अटैच कर देते, तब इतना बवाल नहीं होता। क्योंकि दिमाग जब एक सीधे ही कुछ चीज़ों पर सीधा कुठाराघात होता है कि हमें तो एक आदमी जो तैयारी कर रहा था आर्मी की, जब उसको लगता है कि मैं तो 4 साल में ही बाहर निकाल दिया जाऊंगा, तब उसको लगता है कि हाँ यार कुछ तो गलत है, वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लग जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था कि इस योजना को हल्के रूप में पहले प्रस्तुत करते, फिर एक प्रारूप के रूप में जो जिस प्रकार से उन्होंने लागू कर दिया कि भाई इस प्रकार से योजना लागू हो चुकी है, उसको प्रारूप के रूप में पेश करते और कहते कि एक प्रकार का हमारे पास में फॉर्मेट है और हम सुरक्षा के लिए कुछ नौजवान साथी ढूंढ रहे हैं, नौजवान युवा ढूंढ रहे हैं, अगर इसमें आना चाहे तो आ सकते हैं, आपके लिए ये फॉर्मेट है, बाकी सामान्य जो आर्मी में भर्ती है वो तो जरूर रहेगी। गवर्नमेंट को इस प्रकार से लागू होना चाहिए। मुझे एक वाकया याद आता है कि जब रतन टाटा ने टाटा कंपनी एक नैनो कार निकाली थी तो उसकी असफलता का कारण क्या था? कार खराब नहीं थी। रतन टाटा ने स्वयं कहा था कि ये कार खराब नहीं थी। उन्होंने माना कि इस प्रोजेक्ट का असफल होने का प्रमुख कारण ये था कि उसका प्रेजेंटेशन हम सही ढंग से नहीं कर पाए, हमने इसको सबसे सस्ती कार बुलाया। यही उन्हें गलती के टाटा का मानना था कि हमने इसको सबसे सस्ती कार बोल दिया। जब कार सस्ती बोल दिया, लोगों ने कहा कि हम अपना स्तर गिरा लेंगे, हम सस्ती कार क्यों खरीदेंगे। कार वो खरीदना चाह रहे थे, बजट था कि आपको बाइक से थोड़े ज़्यादा पैसे देने पर आपको कार मिल रही थी, लेकिन लोगों ने इसको खरीदा नहीं, क्योंकि लोग कहते इससे हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, हम सस्ती कार क्यों खरीदे। जबकि टाटा का कहना ये था कि अगर हम इसको बोलते कि हर भारतीय की, आम भारतीय की कार है, तो शायद लोग इससे ज़्यादा आकर्षित होते। तो गलती उस प्रोजेक्ट में नहीं थी, गलती थी उसके प्रेजेंटेशन में। तो ठीक अग्निपथ योजना के साथ भी ये हुआ कि इसका प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया और उसकी वजह से इस प्रकार के हालात बने। बाकी योजना अच्छी है और मेरा मानना है कि इसमें कुछ संशोधन होने के साथ अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो शायद बेहतर होगा। धन्यवाद साथियों। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।